Good morning, students. Welcome to the second lecture of physics chapter number 4, moving charges and magnetism. In the last class we had discussed Oersted's experiment. उस Oersted experiment में हमें ये पता चला था कि if a current is flowing through a conductor, it produces magnetic field. अब वो कितना magnetic field produce करता है उस एक्सपेरिमेंट से हमको पता नहीं चलता. तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन हुए उस एक्सपेरिमेंट होने के बाद में, और उसके बाद में दो फ्रेंच साइंटिस्ट्स हैं या फिजिसिस्ट बोलें या बोलें कि प्रोफेसर्स थे, बायो एंड सेवर्ट. ये बायोट नहीं बोलते हैं, इसको बायो बोलते हैं, बायो एंड सेवर्ट. दे क्वांटिफाइड द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्मॉल करंट एलिमेंट. अब करंट एलिमेंट क्या होता है उसको भी आप अच्छे से जान लें, तभी ये वैलिड रहेगा. ये बायो-सेवर्ट लॉ इज वैलिड फॉर अ स्मॉल करंट एलिमेंट. सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ डायग्राम. उसके बाद में उसमें क्या क्या जो एलिमेंट्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं उसको समझते हैं. सो बायो-सेवर्ट्स लॉ quantified the amount of magnetic field produced by a small current element. Suppose there is a conductor, okay, and इस कंडक्टर में एक करंट ऐसा फ्लो हो रहा है I, okay. तो करंट एलिमेंट क्या होता है सबसे पहले उसको आप समझिए. करंट एलिमेंट हम ये मान के चलते हैं कि एक बहुत छोटा सा लेंथ लेते हैं. सपोज हमने एक बहुत ही छोटा सा लेंथ लिया और उसको बोला DL, ओके. सो करंट एलिमेंट क्या हो गया, जो करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर, मल्टीप्लाइड बाय दिस DL इज कॉल्ड करंट एलिमेंट. एंड करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ भी एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी. पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन IDL इज अ वेक्टर, ओके. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर? इट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वही इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होगा. सो दिस इज करंट एलिमेंट, ओके. तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ? पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद में स्टेटमेंट करेंगे. कि सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसमें एक स्मॉल एलिमेंट लिया हमने DL, और सपोज एक पॉइंट है P विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ से R फ्रॉम दिस करंट एलिमेंट. पॉइंट P एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम दिस करंट एलिमेंट, और इस करंट एलिमेंट से वो एक एंगल बना रहा है थीटा, ओके. दिस करंट एलिमेंट से ये एक एंगल बना रहा है थीटा, ओके. सो यस, करंट बना रहा है थीटा. तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये स्मॉल लेंथ है ना, और करंट एलिमेंट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी. तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगेगी जिसको हम बोलते हैं DB, एंड इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स दिस करंट एलिमेंट OP, ओके. तो यहाँ पे बोलता है कि एज शोन इन द डायग्राम कंसिडर अ करंट एलिमेंट DL ऑफ अ कंडक्टर XY. ये कौन सा कंडक्टर है, इसको हम नाम दे देते हैं XY, एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम X to Y, ओके. कैरिंग ऑफ अ कंडक्टर XY कैरिंग करंट I. Let P be the point where the magnetic field DB due to the current element DL is to be calculated, and let the position vector of the point P relative to element DL be R, and let theta be the angle between DL and R, okay. तो ये सब चीज़ें हमने क्लियर कर दिया. ये एक करंट एलिमेंट है DL, और दिस इज अ पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस करंट एलिमेंट, ओके. तो इस करंट एलिमेंट से ये P इज अ पोजिशन वेक्टर, P का पोजिशन वेक्टर फ्रॉम दिस इज R, ओके.
अब अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड डी बी, ओके, इस लॉ के, और ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन से हुआ है, ऐसा कोई वो बोले कि नहीं ये प्रूफ, एनालिटिकल प्रूफ नहीं है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। ये बायो एंड सेवर्ट ने क्या फाइंड किया, सबसे पहला फाइंड किया कि डी बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी इज प्रोपोर्शनल टू द करंट flowing through the conductor. dB is proportional to the current flowing through the conductor. Also this dB, अभी तो वेक्टर को बाद में लेते हैं, पहले dB is proportional to the length of the current element. dB is also proportional to the length of the current element, and also dB is proportional to the sin of theta. हाँ, sin theta, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो dB is perpendicular to dB is proportional to the sine of this, sine of the angle made by this point with respect to the current element. ओके, और एक चीज़ और पता चला इस एक्सपेरिमेंटेशन, dB is perpendicular is proportional to 1/r², यानी इनके बीच के जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो dB is proportional to the current flowing through the conductor, dB is proportional to the length of the current element, dB is proportional to the sin theta, the angle made by theta is the angle made by this point on current element, and dB is proportional to, inversely proportional to r². ओके, इतना चीज़ हमको बायो-सेवर्ट्स लॉ ने अपने एक्सपेरिमेंट से दिखाया। तो सबको अगर हम इक्वली इसको हम एक साथ जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलता है, dB is proportional to ideal sin theta upon r². dB is proportional to ideal sin theta upon r². अब इसको यहाँ पे एक हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो dB is equal to k ideal sin theta upon r². okay, k ideal sin theta upon r². now this value of k depends upon two things. पहला थिंग ये है कि आप कौन सा सिस्टम यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं ना, ऐसा ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं तो की वैल्यू कुछ होगी, और अगर आप CGS कर रहे हैं तो कुछ और होगी। तो सी पहला चीज़ ये। सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, जिस मीडियम में आप इसको रखे हो, इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं, उस पर भी वो डिपेंड करता है। तो ओके, सो द proportionality constant k depends on medium between the observation point P and the current element and the system of units chosen. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि the system of unit is SI, okay, the system of unit is SI and the medium is vacuum or air. अभी vacuum ही लेते हैं, vacuum. तो what will be the value of k? K will be mu naught अपॉन 4 पाई। की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टेस्ला मीटर पर एम्पियर, है ना, इसका यूनिट क्या होगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं वेबर एम्पियर पर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर, सॉरी, वेबर पर एम्पियर मीटर। ओके, वेबर, इसका यूनिट क्या हो गया, ऐसा यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर या वेबर पर एम्पियर मीटर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसकी वैल्यू होगी 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, सॉरी, -7।
गलत हो गया था, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर. ओके, this is called a mu naught. What is mu naught? Mu naught is called permeability of the free space. mu naught को क्या बोलते हैं? permeability of the free space. mu naught को जगह तो नहीं मिल रही है. हाँ, mu naught is equal to permeability of free space. ओके, यहाँ पे फ्री स्पेस यानी वैक्यूम या एयर. हम तो यहाँ पे ये dB विल बी, व्हाट इज द फाइनल फार्मूला? dB इज mu naught अपॉन 4 pi I dl sin theta upon r square. So this is the formula to calculate the small magnetic field produced at point P because of the small current element IDL. ओके, अब ये स्केलर फॉर्म में है मैं, और ये क्वांटिटी जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर है. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dB in vector form is equal to mu naught upon 4 pi I dl cross r upon r cube. I dl क्रॉस, क्योंकि अगर क्रॉस प्रोडक्ट लें पोजीशन वेक्टर का विथ द करंट एलिमेंट, तो इट विल बी dlr sin थीटा, dlr sin थीटा. तो अगर इसको मैं फिर से अगर स्केलर में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा? आई dlr sin थीटा अपॉन r क्यूब. r ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा तो नीचे r स्क्वायर आ जाएगा. सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म, दिस इज द स्केलर फॉर्म, एंड दिस इज द vector form. So dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl cross r upon r cube. This is the formula for small magnetic field produced by this current element IDL. Okay, अब हमको वैल्यू तो पता चल गई, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? वैल्यू हमको ये पता चल गई, हमको चाहिए डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड का. ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इट वाज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर, है ना. अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इट वुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर. बट यहाँ पे क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, it will not be along the direction of the, it is perpendicular to the plane containing the current element and the point. okay, अब यहाँ पे इसका डायरेक्शन हमको अगर निकालना है तो वील यूज़ राइट हैंड स्क्रू रूल. राइट हैंड स्क्रू रूल, तो जो भी करंट जहाँ से फ्लो हो रहा है उसको हम थंब, वहाँ पे अगर थंब लगाते हैं और जिस पॉइंट पे भी हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो अपना डायरेक्शन क्या रहेगा? द कर्ल ऑफ आवर फिंगर्स विल बी द डायरेक्शन. ओके, द कर्ल ऑफ द फिंगर्स. तो जहाँ पे जिस डायरेक्शन में करंट है, सपोज करंट इस डायरेक्शन में है, तो कर्ल ऑफ द फिंगर एट दिस पॉइंट पी इज गोइंग इनसाइड द बोर्ड, इस प्लेन से के अंदर जा रहा है. तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा? इट विल बी इनसाइड द परपेंडिकुलर एंड इनसाइड द बोर्ड, इट इज़ गोइंग इनसाइड. ओके, यहाँ पे अगर ये पॉइंट पी यहाँ पे है, अगर पॉइंट पी यहाँ पे होता तब भी करंट डायरेक्शन ये है एंड द कर्ल ऑफ द हैंड इज गोइंग इनसाइड द बोर्ड, तो ये भी इनसाइड ही होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड होता. लेकिन अगर कोई पॉइंट इधर है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, सो करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, बट अवर कर्ल ऑफ द फिंगर्स गया अंदर और ये यहाँ से बाहर आ रहा है ना. ये हमने रोटेट किया यहाँ से इस पॉइंट पे,
यहाँ से बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इट विल बी आउटवर्ड्स। यहाँ पे इनवर्ड्स है, यहाँ पे आउटवर्ड्स है। ओके, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब सपोज मैं ये करंट का डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। ओके, मैं करंट का डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। सपोज मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ। एक करंट एलिमेंट है, तो अभी एक करंट एलिमेंट है ऐसा, और उसका जो करंट का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। ओके, अगर ये पॉइंट P है ना, तो अब यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू रूल लगेगा। तो यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू रूल, यानी मेरा करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, और इस पॉइंट पे लेना है, तो मैं ये हाथ कर लूँगा यहाँ और इधर से आउटवर्ड्स। तो इस पॉइंट में इट इज़ आउटवर्ड्स, है ना। आउटवर्ड्स को कैसे शो करते हैं, एक पॉइंट से। ओके, और ये अगर इसी ऐसा ही कंडक्टर की अगर लेफ्ट हैंड साइड में इस पॉइंट में निकालना होता, तो दिस इज करंट एंड दिस इज द कर्ल इज गोइंग इनसाइड द बोर्ड। तो यहाँ पे करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता, इनवर्ड्स, है ना, इनवर्ड्स। तो यू हैव टू ऑलवेज लुक इनटू द सिचुएशन, किस सिचुएशन में करंट कैसा फ्लो हो रहा है, किस और उस करंट के इस कंडक्टर के किस साइड में हमको पॉइंट दिया हुआ है, उसके हिसाब से यू हैव टू यूज़ राइट हैंड स्क्रू रूल। ओके, सो राइट हैंड स्क्रू रूल। सो अब हम सिचुएशंस देखते हैं इस फॉर्मूला से। सिचुएशंस क्या है सपोज एक बड़ा बन गया, ये कंडक्टर है, ये पॉइंट है P, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। dB, okay, and it is making an angle theta. ओके, तो हमको फॉर्मूला क्या मिला, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो पहला केस हम लेते हैं, स्पेशल केस, इफ दिस थीटा इज इक्वल टू 0, यानी जो पॉइंट किधर है, पॉइंट इसके जो डायरेक्शन है, या तो पॉइंट इधर है, थीटा इज इक्वल टू 0, या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये पॉइंट ये P ये इधर पे है, या P डैश यहाँ पे है, तब इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण इसके एक्सिस में कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, है ना। ये केस 1 है, केस 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। ओके, 0 या 180 डिग्री। तो ये dB कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 0 अपॉन आर स्क्वायर। साइन 0 होता है 1, साइन 0 होता है 0, तो ये कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड 0। साइन 180 डिग्री भी होता है 0। तो दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड इन द एक्सिस along the current carrying conductor क्या है, 0 है। केस 1 0। So if theta is equal to 0 degree, then sin theta is equal to 0, so that dB is equal to 0, that is the magnetic field is 0 at points on the axis of the current element। एक current element के axis में magnetic field क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब केस 2 when theta is equal to 90 डिग्री, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये जो करंट एलिमेंट से परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब सपोज यहाँ पे जो पॉइंट है, इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सपोज यहाँ पे ये पॉइंट P है,
इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तब dB क्या होगा इसका, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, साइन 90 होता है 1, तो यहाँ पे dB क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, यानी ये मैक्सिमम होगा। यहाँ पे वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, sin theta is equal to 1, so that dB is maximum, that is the magnetic field due to the current element is maximum in a plane passing through the element and perpendicular to its axis। यानी इस प्लेन में ये मैक्सिमम होगा, पासिंग थ्रू द एलिमेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ओके, तो इस प्लेन में इसका मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, बट इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन आर स्क्वायर, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी जितना पास होगा उतना ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो इसकी वैल्यू कम होते जाएगी, जैसे जैसे आप दूर जाओगे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा, पास में होगा, और जैसे जैसे आप दूर जाओगे इसकी वैल्यू कम होते जाएगी। और जो कि विजिबल भी है ना, मैग्नेट के दूर से अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है, जैसे जैसे पास जाओगे अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है। तो इसका एसआई यूनिट क्या है, हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस कर लिया। इसका एसआई यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स इंडक्शन का या मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है टेस्ला। ओके, और सीजीएस यूनिट किसका होता है, गॉस, है ना। एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ओके, so the SI unit of magnetic field is Tesla, named after the great Serbian inventor Nikola Tesla। Okay, अब हम इसमें सिमिलैरिटी देखेंगे, बायो-सेवर्ट लॉ की सिमिलैरिटी विथ कूलम्ब्स लॉ। नाउ if you compare बायो-सेवर्ट्स लॉ with Coulomb's law, okay, Coulomb's law states about the electric field in electrostatics। स्टैटिक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं उसको देता है Coulomb's law बाय दिस रिलेशन डी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। बायो-सेवर्ट्स लॉ gives the relation of magnetic field with respect to a moving charge or current। dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अब इसमें सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी क्या है कि इन बोथ द लॉज द फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ओके, आर स्क्वायर, है ना। बोथ इन द बोथ द थिंग, द बोथ फील्ड्स डिपेंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सोर्स से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो डिस्टेंस है, सो द फील्ड्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये पहली सिमिलैरिटी हो गई। ओके, सो दिस इज फर्स्ट सिमिलैरिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ओके, है ना। सेकेंड, बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड्स। ओके, बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड्स, यानी इट इज प्रेजेंट टू इट्स इफेक्ट इज प्रेजेंट टू अ वेरी लार्ज रेंज, है ना। इसका डिस्टेंस काफ़ी दूर तक इसका इफेक्ट होता है। थर्ड इसकी सिमिलैरिटी ये है कि बोथ द फील्ड्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी आपने इसको पहले पढ़ा है कि द टोटल फील्ड और द टोटल फील्ड इज equal to the vector sum of all the individual fields, है ना। The total field is equal to the vector sum of all the individual fields। The total electric field is equal to the sum of all the individual electric fields created by different sources। उसी तरीके से total magnetic field is also equal to the vector sum of all the individual magnetic fields created by different current carrying
elements. तो ये the principle of superposition is applicable to both the fields. This is because the magnetic field is linearly related to its source, namely the current. इससे linearly related है current से, ये भी चार्ज से linearly related है. The current, namely the current element ideal, and the electrostatic field is related to linearly to the source, namely the electric charge. तो ये तीन सिमिलैरिटी है बायो-सेवर्ट्स लॉ में और कूलम्ब्स लॉ में. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है वो करंट एलिमेंट से, आइडियल से जनरेट होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका सोर्स क्या है, वो चार्ज है. अब ये चार्ज और करंट एलिमेंट, इसमें डिफरेंस ये है कि द करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना. करंट एलिमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि एक चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर सोर्स. ओके, द करंट एलिमेंट आइडियल, एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स, दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज dq. ओके, ये तो पहला हुआ. सेकेंड इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, अगर ये सोर्स है और इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर ये सोर्स है और इस पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम सोर्स टू दैट पॉइंट, यानी पोजीशन वेक्टर अगर उसका निकाले सोर्स से, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. दैट डिपेंड्स अपॉन द चार्जेस साइन ऑल्सो, बट it will be acting along the line joining the source and the field. But in case of magnetic field, it is perpendicular to the both the source and the point of observation, है ना. अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें अगर, तो जो सोर्स है और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन. डीबी का जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर है. यहाँ पे अगर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो उसका जो डायरेक्शन है वो विल बी इनवर्ड्स, है ना. अगर यहाँ पे है, अगर वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो इट विल बी आउटवर्ड्स. इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ द, it is perpendicular to the plane containing both the current element and the point of observation. Okay, so this is the direction of the electrostatic field is along the displacement vector joining the source and the field point. The direction of the magnetic field is perpendicular to the plane containing the displacement vector and the current element. ठीक है, ये सेकेंड डिफरेंस हुआ. थर्ड, इस फॉर्मूला में अगर देखेंगे तो इट इज़ डिपेंडेंट, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंडेंट अपॉन द साइन थीटा, यानी एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट. इसके बीच में द पोजीशन वेक्टर एंड द करंट एलिमेंट, इसके बीच का जो एंगल है उस पर डिपेंडेंट है. यहाँ पे देखेंगे तो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एंगल. ओके, so in Biot-Savart law, the magnitude of the magnetic field is proportional to the sine of the angle between the current element ideal and displacement vector r, while there is no such angle dependence in the Coulomb's law for electrostatic field. So along the axial line of the current element, when theta is equal to 0, sin theta is equal to 0, hence the magnetic field is 0. ओके, तो ये एंगल डिपेंडेंट है, ये एंगल डिपेंडेंट नहीं है. तो ये तीन डिफरेंसेस भी हमने बता दिए, सिमिलैरिटीज़ बता दिए, डिफरेंस बता दिए. ओके, सो नाउ व्हाट विल ट्राई टू डू इज विल ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बायो-सेवर्ट लॉ. एंड देन ये तो हमने एक चीज़ और देखा कि इट इज़ वैलिड, बायो-सेवर्ट लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर स्मॉल लेंथ, है ना. बायो-सेवर्ट लॉ किसके लिए वैलिड है? स्मॉल लेंथ, स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए वैलिड है, लॉन्ग कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है. उसके केस में हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ वो कैसे निकालेंगे, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कशन का. तो एक सवाल लगाते हैं. अ वायर प्लेस्ड अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर from south to north.
फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर at a point 200 centimeter northeast from the piece. Okay, so what is given in the question, there is a wire, उसका ओरिएंटेशन क्या है, नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन है. तो हम यहाँ पे एक बना देते हैं भाई, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. तो देयर इज अ वायर इन नॉर्थ साउथ orientation. Okay, north south orientation, and it is also said that it is carrying current of 8 ampere. It is carrying current of I is equal to 8 ampere. Okay, it is carrying I is equal to 8 ampere, and it is carrying current of 8 ampere from south to north. यानी साउथ से नॉर्थ, डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ. तो मैंने एरो सही बनाया था, साउथ टू नॉर्थ. Now what it is saying is कि किसी 1 सेंटीमीटर कंडक्टर के कारण, 1 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट, अगर मैं इसका नॉर्थ ईस्ट निकालूंगा तो क्या रहेगा, एक 45 डिग्री है फ्रॉम ईस्ट, इस डायरेक्शन में, एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर, है ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. यानी ये कितना एंगल बना रहा है, ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है. ओके, तो ये पॉइंट P है. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ओके, 200 सेंटीमीटर में. DL कितना है, 1 सेंटीमीटर. तो हमको ये सब वैल्यूज़ हैं. I हमारे पास में 8 एम्पियर है, DL है 1 सेंटीमीटर यानी 0.01 मीटर. ओके, और R है 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर. R कितना है, 2 मीटर. और थीटा है 45 डिग्री. ओके, तो यहाँ पे हमको dB की वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. अच्छा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁷ टेस्ला एम्पियर पर मीटर, है ना, टेस्ला एम्पियर पर. तो अब है ना, यहाँ पे मैं रख देता हूँ वैल्यू. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना हो गया, 10⁻⁷, 10⁻⁷. उसके बाद में करंट है 8 एम्पियर, DL है 10⁻⁻2 साइन 45 अपॉन आर स्क्वायर. आर है 2, 4 स्क्वायर. ओके, 4 स्क्वायर, सॉरी 4 स्क्वायर नहीं, 2 स्क्वायर. आर तो 2 ही है ना, ज़बरदस्ती. ओके, इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए. साइन 45 क्या होता है, 1/√2. ओके, तो इसके अगर आप वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1.4 × 10⁻⁹ टेस्ला. हाँ, इसकी वैल्यू आएगी 1.4 × 10⁻⁹ टेस्ला. ओके, एक सवाल और करते हैं आप. तो नेक्स्ट सवाल है, एन एलिमेंट डेल्टा L is equal to delta xi is placed at the origin and carries a large current I is equal to 10 ampere. What is the magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 meter? Delta x is equal to 1 centimeter. तो यहाँ एक करंट एलिमेंट है और इसका जो लेंथ वेक्टर डेल्टा L इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई,
ये दिया हुआ है और इट इज़ प्लेस्ड इन द एट द ओरिजिन। ओके, तो आई अगर आई कैप है, सॉरी आई कैप है, तो व्हाट डज इट शो? आई कैप शोज द एक्स एक्सिस, है यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। तो पहले मैं एक ओरिजिन बना देता हूँ, सपोज दिस इज ओरिजिन। ओके, इस ओरिजिन में डेल्टा एक्स आई ये करंट एलिमेंट रखा हुआ है। ओके, डेल्टा एक्स यानी इसका लेंथ कितना है? डेल्टा एक्स, एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्स एक्सिस, इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस। तो डेल्टा एक्स आई अलोंग द एक्स एक्सिस, तो करंट इज फ्लोइंग इन अलोंग द एक्स एक्सिस, है ना। और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? 10 एम्पियर। ओके, it is the current is flowing like this, I is equal to 10 एम्पियर। ओके, अब यहाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर। ओके, डेल्टा एक्स की वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर। अब इसी ओरिजिन से बोलते हैं कि वाई एक्सिस में, अगर मैं यहाँ पे एक वाई एक्सिस बनाता हूँ, इसमें 0.5 मीटर पे हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना। तो 0.5 मीटर पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ओके, अब यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट इज फ्लोइंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो करंट मिल गया, करंट की वैल्यू मालूम है हमको, डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई, यानी डेल्टा एल डी एल की वैल्यू भी हमको मालूम है, डी एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। ओके, तो वो 1 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, डी एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻² मीटर, ये डी एल की वैल्यू है। आई की वैल्यू पता है हमें, आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ओके, आई मिल गया, डी एल मिल गया। अब एंगल थीटा कितना बन रहा है ना, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और एंगल के ये कौन सा है? वाई एक्सिस में है, तो इनके बीच का एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और आखिरी में μ0/4 पाई, ये कितना होता है? 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। ओके, तो सिंपली हम इस वैल्यू को अब पुट करते हैं, है ना। तो मुझे dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर हमारा आर जो है इट इज़ 0.5 मीटर। ओके, इसमें अब मुझे सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, μ0/4 पाई 10⁻⁷, आई है 10, डी एल है 10⁻², साइन 90 इज इक्वल टू 1/0.5 होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगी 4 × 10⁻⁸ टेस्ला। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁻⁸ टेस्ला। ओके, वैल्यू तो मिल गई, है ना। लास्ट क्वेश्चन में हमने डायरेक्शन नहीं निकाला था, अब डायरेक्शन निकालने के लिए वही आपका फंडा यूज़ करेंगे आप। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड स्क्रू रूल। ओके, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, है ना, एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लाइक दिस। तो कर्ल ऑफ द फिंगर विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट ऐसा फ्लो कर रहा है और पॉइंट इधर है, तो कर्ल ऑफ द फिंगर किधर डायरेक्ट कर रहा है? अगर ये ऐसा करता हूँ तो ये आउटवर्ड्स डायरेक्ट कर रहा है, तो डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। और आउटवर्ड्स को हम कैसे शो करते हैं? एक डॉट से। सो इट इज डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर। ओके, हमारा जब जैसे सॉल्व कर रहे हैं तो इट इज आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। हाँ, अब ये आउटवर्ड्स है प्लेन ऑफ द पेपर, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस है जो बाहर आ रहा है जेड एक्सिस। तो ये इसका डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, है ना, या आउटवर्ड्स फ्रॉम प्लेन ऑफ द पेपर या पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, आप दोनों लिख सकते हैं। ओके, तो ये 2 सवाल किए हमने, एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग मैग्नेटिक फील्ड
due to long straight current carrying conductor. Okay, thank you.